नमस्कार। आज इस वीडियो में अपन बीएससी फाइनल के लिए बात करते हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी की ए पर डिपेंडेंस, और उसके बाद में बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा एक तो बात कर ली थी मास डिफेक्ट और एक बाइंडिंग एनर्जी की बात हो चुकी थी। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या फिर बी का ए पर निर्भरता, ए पर निर्भरता इसी की जगह पर लिखा आ सकता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, ये भी एक टॉपिक हो सकता है। जैसा कि हेडिंग के अंदर ही लिखा हुआ है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो देखो अगर किसी न्यूक्लियस के लिए उसका जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है वो ए है और बाइंडिंग एनर्जी अगर बी है, तो पर न्यूक्लियन की बात होगी। पर न्यूक्लियन की जब बात होगी तो वो क्या होगी, बी बार इक्वल टू या आ जाएगा बी अपॉन ए आ जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। अब देखो ये फॉर्मूला हर किसी के याद रहता है और ये नाम से भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसका ये क्या शो करता है। तो देखो कोई भी न्यूक्लियस है आपका, उसकी बाइंडिंग एनर्जी अलग बात होती है, लेकिन पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करती है या किसी नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। मैंने क्या बताया, बी बार है वो नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है, नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। किस प्रकार से दर्शाती है, अगर बी बार का मान ज्यादा है, यदि बी बार का मान ज्यादा है, का मान है वो ज्यादा है, तो आपका नाभिक ज्यादा स्थायी होगा, नाभिक है वो ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। मेरे हिसाब से याद हो चुकी बात मेरी। इसके बाद में एक दो बातें हैं, बी बार और ए के बीच में ग्राफ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ग्राफ के बारे में और भी कुछ इसकी विशेषताएं इस ग्राफ की। फिलहाल तक मेरे हिसाब से आपने क्या सीखा कि बी बार इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए, सबको मालूम होता है। बी बार इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए होता है, सबको मालूम है। इसके बाद में आपको ये भी मालूम है कि बी बार वो किसको दर्शाती है, किसी नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है, ये भी याद हो गया। अब देखो एक ग्राफ किस प्रकार से आता है, ये जैसे मैंने इस साइड में तो ले लिया ए ले लिया और इस साइड में क्या ले लिया, बी बार ले लिया। तो देखो शुरुआत इस प्रकार से होती है इसकी, इस प्रकार से शुरुआत होती है। अब देखो थोड़ा सा ये दोबारा बनाता हूँ, इस साइड में थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इस प्रकार से होती है। ये बीच में देखो कम ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ पर तो कम ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा एक मिनट, ये मैक्सिमम होके लगभग थोड़ा यूँ हो रहा है। बात समझ आ गई सबके। ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये आपको प्राप्त होता है ए बराबर 56 पर, ए बराबर 56 पर। अब देखो ये यहाँ पर कम है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा हो गई। ये जो पीक प्राप्त हो रहे हैं आपके प्राप्त होते हैं, जैसे 2 पर नहीं हुई, जब ए का मान, इसकी विशेषताएं कर लेते हैं भाई। नंबर फर्स्ट विशेषता, ए का मान जब 4, 8, 12, 16, 20 इस प्रकार से होता है तो आपको बी बार का मान ज़्यादा प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। यानी ये नाभिक क्या है, ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा स्थायी है। बात याद होगी अभी। अब देखो इसी के आधार पे पहले लोग ये मानते थे कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है वो अल्फा कण की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि अल्फा कण के लिए तो होता है 4, 8, एक अल्फा कण, 2 अल्फा कण, 3 अल्फा कण, इस प्रकार से। ठीक है ना, जो कि गलत था। दूसरी जो बात है वो ये है कि बी बार का औसत मान है, औसत मान वो आपको प्राप्त होता है लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना बताया मैंने, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, फिर बाद में तीसरी जो बात है वो ये है
कि इनका जो ए का मान जब लेस देन 20 होता है या लेस देन 120 इस पर ग्रेटर देन, अरे भाई ये कम वाला, जब ए का मान कम और ए का मान है वो बहुत अधिक, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बी बार क्या होता है, कम है। देखो इस साइड में कम है और ज़्यादा करेंगे उस साइड में क्या है, कम है, बीच में लगभग स्थिर है, मध्य में स्थिर है, स्थिर भी है और साथ साथ ए का मान क्या है, ज़्यादा है। ए ज़्यादा होने का अर्थ क्या लगाया आपने, ए ज़्यादा होने का बीच वाले नाभिक क्या है, स्थायी नाभिक है। क्या है, स्थायी नाभिक है। अब देखो आगे बात करता हूँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। आगे इसके बाद में नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 के अंदर ए बराबर 56, ये है आपका Fe56 का बी बार सर्वाधिक है। बी बार क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और ये कितना होता है, लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर Fe56 का बी बार सबसे ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या लगाया आपने, इसका अर्थ आपने ये लगाया होगा कि Fe का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये भी याद होगी सबके। इसके बाद में नंबर 5 पॉइंट आप देखो, याद करना चाहो तो देखो, छोटे नाभिकों का बी बार कम है। बी बार क्या होता है, कम होता है। इसका अर्थ है ये कम स्थायी हैं, और कम स्थायी हैं तो ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए देखो ये जुड़ के इस साइड में आने की कोशिश करेंगे, तो कम स्थायी होने के कारण इसमें जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और नाभिकों का जुड़ना है वो कहलाता है फ्यूजन, कहलाता है संलयन कहलाता है। इसी कारण छोटे नाभिकों के अंदर नाभिकीय संलयन की विक्रिया होती है। एक बार गौर करना, जुड़ना का ही क्यों बोला मैंने, जुड़ना इसलिए बोला कि छोटे नाभिक जुड़ेंगे तभी तो बीच वाला नाभिक आएगा, तभी तो आएगा बीच वाला नाभिक, इसलिए जुड़ने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा, इसी कारण अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही छोटे नाभिक क्या करते हैं, संलयन करते हैं। इसके बाद नंबर 5, जो बड़े नाभिक हैं उनका बी बार भी कम होता है। उनका बी बार क्या होता है, कम, और बी बार कम है तो कम स्थायी, क्या है, कम स्थायी है, मध्यवर्ती के तुलनात्मक रूप से कम स्थायी है। तो देखो गौर करो, तो इनमें क्या प्रवृत्ति हुई है, इधर आने की कोशिश करेंगे। इधर कैसे आ सकते हैं, ये नाभिक टूटकर, तो इनमें टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति, टूटने की, और नाभिकों के टूटने को ही बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं, विखंडन। इसी कारण बड़े नाभिकों में विखंडन, आप ये बताओगे परीक्षा में कि बड़े नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, तो आप ये लिखोगे मध्यवर्ती नाभिकों का जो पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी वे ज़्यादा स्थायी हैं। बड़े नाभिक जब टूटेंगे तो मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती बनेगा तो वो ज़्यादा स्थायी है। तो शॉर्ट में ये बोल सकते हो, अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए छोटे नाभिकों में संलयन की प्रवृत्ति और बड़े नाभिकों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति, विखंडन यानी फिशन की प्रवृत्ति। छोटे नाभिकों में संलयन यानी फ्यूजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद देखो और थोड़ी बात कर लेता हूं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैजिक नंबर कौन कौन से हैं, मैजिक नंबर, तो ये भी इसी के अंदर है, मैजिक नंबर। इसके लिए आप इतना याद रख सकते हो, जब ए का मान आपका क्या हो, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 हो, ठीक है ना। जब आप न्यूक्लियनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 हो, मैं ए नहीं बोल के न्यूक्लियन बोल दो इसको, न्यूक्लियन। जब न्यूक्लियनों की संख्या 2, 8, 20, 50, ये क्या लिखा है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, अगर इतनी होती है
तो बी बार अपने पास वाले न्यूक्लियनों की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी बी बार का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बी बार ज़्यादा है तो नाभिक क्या है, नाभिक ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। बात याद होगी सबके। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है कि मैजिक नंबर कौन कौन से हैं, तो आप ये लिखोगे। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि मैजिक नंबर वाले नाभिकों की क्या विशेषताएं हैं, उनकी ज़्यादा स्थायी हो। बात याद होगी सबके, याद होगी ना। अच्छा, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक की बात की थी न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल और न्यूक्लियर फोर्स लिखो। अब बात सुनो, देखो एक मिनट के लिए। अपने बात की है कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है। ठीक बात है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, जीरो होता है, लेकिन प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। अपन बात करते हैं, ये क्या बताया मैंने, ये न्यूक्लियस बताया था। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जैसे मान लो प्रोटॉन 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 ये है, और प्रोटॉन के बीच में सीधा सा दिमाग में ये आता है कि प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। कौन सा बल लगना चाहिए, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। अगर इनके बीच में, प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्या नाभिक स्थायी रह पाएगा। तो देखो सीधा सा आंसर है, प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर रखना। तो नाभिक, अगर प्रतिकर्षण लगेगा तो नाभिक स्थायी नहीं होगा, नाभिक स्थायी नहीं होगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, नाभिक स्थायी होता है। नाभिक स्थायी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि नाभिक के अंदर विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। बात याद होगी। एक नए प्रकार का फोर्स लगता है और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो कि न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाले परबल प्रतिकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसकी एग्जाम में प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, परीक्षा में प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, प्रॉपर्टीज या गुण। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो यह है कि नाभिकीय बल है वो आकर्षण बल है, परबल आकर्षण बल है। कौन सा बल बताया मैंने, परबल आकर्षण। देखो प्रकृति के अंदर मूल बलों की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है ना। इसकी जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक प्रबल होता है। क्या बताया मैंने, सर्वाधिक प्रबल बल है। ठीक बात ना। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात अगर 1 देते हो तो इसका अनुपात दिया जाता है, जो नाभिकीय बल है ना, उसका अनुपात दिया जाता है 10⁻39। ठीक है ना, इतना ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसके बाद में दूसरा है शॉर्ट रेंज, यानी इसकी परास है वो बहुत ही कम होती है, शॉर्ट रेंज। तो मैं आपको देखो एक छोटी सी बात बताऊं, नाभिकीय बल है वो केवल कहाँ पे लगता है, केवल नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक के बाहर नहीं लगता। जैसे मान लो आपका ये नाभिक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है। इसके जैसे आप इसके सीमा यहाँ आते हो इसके बाहर आते हो तो आपको लगेगा कूलाम्ब बल लगेगा या विद्युत चुंबकीय बल लगेगा। अंदर नाभिकीय बल और बाहर की ओर कौन सा बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल लगता है। अच्छा, तीसरी जो बात है चार्ज इंडिपेंडेंस, यानी चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंस, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपने ये देखा होगा नाभिकीय बल न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में समान रूप से लगता है। अगर चार्ज पर निर्भर करता तो ये इतना समान नहीं लगता। तो ये भी आपके याद हो गया सबके। इसके बाद में नंबर 4 चार्ज इंडिपेंडेंस कर लिया।
ये डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करने वाली दो ही बातें हैं केवल। ये डिपेंड करता है, एक तो स्पिन पे डिपेंड करता है, यानी आप ये लिख सकते हो कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंस है, और एक आइसो स्पिन पर भी डिपेंड करता है, आइसो स्पिन डिपेंडेंस, दो पर डिपेंड करता है। ये बात याद होगी। यानी आप ये लिखोगे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्पिन पर डिपेंड करता है और आइसो स्पिन पर भी डिपेंड करता है। भाई 4 प्रॉपर्टी याद होगी शायद मेरे हिसाब से सबके। हम इसके बाद में नंबर 5 आप याद कर सकते हो, एक्सचेंज बिहेवियर, विनिमय व्यवहार। इसका अर्थ यह है कि नाभिकीय बल किस प्रकार से लगता है ये बताने की कोशिश की गई है। तो नाभिक के अंदर होता क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं और उसी प्रकार ये लगता है। बात याद होगी एक्सचेंज बिहेवियर का मतलब। एक और इंपॉर्टेंट बात है सैचुरेशन प्रॉपर्टी या संतृप्तता। संतृप्तता क्या बताया मैंने, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो निकटवर्ती न्यूक्लियनों के कारण ही लगता है। जैसे एक बात तो देखो सुनो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे ऐसे कर देता हूं। अब इसको पकड़ लो, अब देखो इस पर इसके निकट वाले न्यूक्लियन है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये लगाते हैं। यहां अगर कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो इस पर फोर्स नहीं लगाते हैं, ये संतृप्तता गुण कहलाता है। चलो ये भी याद हो गया। नंबर 7 है टेंसर या अपकेंद्रीय घटक, ठीक बात ना, टेंसर कंपोनेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि नाभिकीय बलों की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं वो इनको टेंसर मानकर ही पूरी की जा सकती हैं, टेंसर मानकर ही पूरी की जा सकती हैं, अकेंद्रीय मानकर, क्या बताया, अकेंद्रीय मानकर ही पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ना, यानी अगर इसको केंद्रीय मान लें, क्या मान लें, केंद्रीय मान लें, तो वो प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हो पाती हैं, वो गुण फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये कैसा बल है, कि अकेंद्रीय बल है। ठीक है, तो आज के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा।